Good afternoon, student. Today, I am going to discuss the ray optics. Optics means light. तो लाइट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक हम 10th स्टैंडर्ड के लिए बना रहे हैं, 10th स्टैंडर्ड एनटीएससी के लिए। 10th एनटीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कंसिडर करते हुए सारे बच्चे जो 10th एनटीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और लाइट को पढ़ना चाहते हैं तो बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 कल अपलोड किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर का क्या मतलब होता है? ऐसा माना जाता है कि लाइट जो है, लाइट जो ट्रेवल करती है, लाइट क्या है? एक वेव्स है। मतलब लाइट इज अ वेव, जिसको आगे जाकर 12th में हम लोग पढ़ेंगे हाइजेंस वेव थ्योरी में कि लाइट को वेव माना गया और उसके अकॉर्डिंग हम लोग लाइट किस तरह से स्प्रेड होती है इन ऑल डायरेक्शन में, मतलब स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शन, दैट फिनोमिना इज स्टडीज इन अ वेव ऑप्टिक्स। तो सोर्स से लाइट निकलती है, ऑल डायरेक्शन में ट्रांसमिट करती है। ये लाइन लिखा हुआ है कि द स्टेबलिश लाइट इज द वेव ऑल्दो लाइट वेव स्प्रेड एज इट मूव अवे फ्रॉम द सोर्स, अवे फ्रॉम द सोर्स। बेटा यहाँ कहते हैं कि वी कैन अप्रोक्सीमेट पाथ, वी कैन अप्रोक्सीमेट, ऐसे लिख देते हैं, वी कैन अप्रोक्सीमेट its path is a straight line, स्ट्रेट लाइन। ये बात हमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो याद रखना है कि हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन एज्यूम करते हैं। आज जब इस बात को एज्यूम करते हैं कि स्ट्रेट लाइन है, तो द रेज, जो लाइट रेज, स्टडी ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड द ऑप्टिक्स। मतलब स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे इसे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोला करेंगे। क्या बोला करेंगे? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोला करेंगे। ऑप्टिक्स दो तरह की ऑप्टिक्स होगी, एक होगा वेव ऑप्टिक्स, एक हम पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स, ये आगे जाकर पढ़ते हैं, 12th में पढ़ेंगे। एक आपके पास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अगर हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि लाइट के किससे मिलकर बनी है? पार्टिकल से। लाइट किससे मिली है? मेड ऑफ पार्टिकल। अगर पार्टिकल से मिलकर बनी है तो सीधी लाइन में चलेगी, स्ट्रेट लाइन में चलेंगे, जिसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं। 10th में इसको लाइट बोला जाता है। अगर इसको वेव मान के चलेंगे, लाइट किससे मिलकर बनी हुई है? मेड ऑफ वेव बनी है, तो इसको हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा करेंगे। चलिए, ये समझ में आ गया रेक्टिलिनियर। अब बात आती है, अगला हमारा टॉपिक है कि रे क्या होते हैं। रे किसको बोला करेंगे? रे क्या होती है या रेज क्या होते हैं, इसके बारे में समझते हैं कि रेज या रे क्या होती है। चलिए, रे और रे के बताओ बेटा। इसका मतलब है, आप एक सेंटेंस नोट कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ, ऐसे लिखते हैं कि स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ द पार्टिकल, यहाँ पे चलिए, स्ट्रेट लाइन पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल इन अ होमोजेनियस मीडियम इज कॉल्ड द रे। होमोजेनियस मीडियम का मतलब होता है कि एक मीडियम जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या डेंसिटी हर जगह एक जैसी हो, दैट मीडियम इज नोन एज द होमोजेनियस मीडियम। द मीडियम in which the refractive index all through the medium is remain same, that medium is known as the homogeneous medium. तो लाइट रे ऐसे तुम दी स्ट्रेट लाइन पाथ, ऐसे दी स्ट्रेट लाइन path along which light travel in a homogeneous medium is called
रे। चलिए हमने समझा कि रे किसको बोला करेंगे, याद रखना है होमोजीनियस मीडियम में अगर कोई लाइन स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है इसे हम बोला करेंगे रेज बोला करेंगे। जैसे एग्जांपल हम समझ लेते हैं, मान लो हमारे पास एक मीडियम है ऐसा, एक हमने मीडियम मान लिया ना, ये हमारा मीडियम हो गया। अब इस मीडियम में एक लाइट ऐसे जा रही है, ऐसे ट्रेवल कर रही है, बिल्कुल सीधी जा रही है, ऐसे जा रही है, इधर स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो इसको क्या बोला जाएगा, रे बोला जाएगा। समझ में आ गया आपको, ये रे क्या है, रेक्टिलिनियर क्या है। अब आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। A new heading is reflection of light. Reflection of light. Reflection of light. चलिए इसमें देखते हैं रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन फिनोमिना क्या होता है, द फिनोमिना इन विच a light ray is bent back into the same medium from which it coming। मतलब जिस मीडियम से लाइट आए रिफ्लेक्शन के बाद उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, दैट फिनोमिना इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लिख लेते हैं द फिनोमिना, द फिनोमिना इन विच a light ray is sent back into the same medium, जिस मीडियम से आए उसी मीडियम में लौट जाए, सेम मीडियम फ्रॉम इट is coming on interaction with a boundary is called reflection। अगर कोई पूछे कि रिफ्लेक्शन क्या है, अब रिफ्लेक्शन में क्या समझाया जा रहा है, रिफ्लेक्शन है क्या, इस बात पे यहाँ देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइट है कि क्या होता है, सेंट बैक। ये लाइन समझिए, सेंट बैक इनटू द सेम मीडियम फ्रॉम इट कमिंग। ये लाइन इंपॉर्टेंट आपको याद है कि जैसे हमने लिखा कि आप ऐसा मान लीजिए कि एक मीडियम ऐसा है, जैसे हमने ये बाउंड्री बना दिया जिसको बाउंड्री हम बोल रहे हैं। एक लाइट ऐसे आती है, इंसिडेंट लाइट जिसको बोलेंगे, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इसी मीडियम में लौट जाए, इसी मीडियम में, यानी जिस मीडियम, इसको बोल दिया हमने मीडियम 1, दिस वन दी मीडियम 1, और नीचे वाला है मीडियम नंबर 2। लाइट कहाँ से आ रही है, वन मीडियम से, मीडियम 1 से लौट के कहाँ जा रही है, मीडियम 1 में। तो इस फिनोमिना को, इस इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ समझ आ गया। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए हमें क्या समझना है, जस्ट वेट करिए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझना है तो हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग हेडिंग डालते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या। आप बस, बहुत आसान टॉपिक है, आपको धीरे समझना है। तो अगला हेडिंग है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए मैं हेडिंग डालता हूँ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या, दो लॉ है। पहला लॉ हम लिख देते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है कि, यहाँ देखिए बेटा, हमें ये मालूम है ना कि एंगल, जैसे मैं एक बाउंड्री बनाता हूँ, पहले आपको समझा दूं डायग्राम में। एक रे ऐसा आ रही है, ये हमारा रे हो गया, इस रे को बोल दिया हमने इंसिडेंट रे, ये इनकमिंग रे है। इस रे को बोल दिया रिफ्लेक्टेड रे। यहां से इसको डाल दिया हमने नॉर्मल, यहाँ पे डाल दिया नॉर्मल डैश। तो ये जो नॉर्मल से एंगल होगा ये इंसिडेंट एंगल आई हो गया, नॉर्मल से जो एंगल ये होगा इधर, इसे रिफ्लेक्टेड एंगल आर बोलेंगे। इस रे को बोलेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे बोला करेंगे। इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। इस एंगल को इंसिडेंट एंगल,
इंसिडेंट एंगल कोई पूछे कि इंसिडेंट एंगल क्या होता है तो लिख सकता हूँ कि इंसिडेंट एंगल आई क्या है। पहले लॉ नहीं लिख रहा हूँ। फर्स्ट लॉ होता है कि जैसे कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, तो सेकेंड आपको लिख दोगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे जो हो गई, नॉर्मल, नॉर्मल रे की बात करें कॉमा दे देते हैं, एंड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, all three are lie in same plane। ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड के बराबर होगा, ये तीनों एक प्लेन में। अब कोई पूछे कि व्हाट इज इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल किसको बोलेंगे, तो यहाँ मैं डिफाइन करता हूँ कि इंसिडेंट एंगल जब भी आपसे पूछा जाएगा, आपको मालूम है कि इंसिडेंट एंगल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे फ्रॉम द नॉर्मल। इंसिडेंट एंगल आई को क्या लिखेंगे, लिखेंगे द एंगल, ऐसे लिख लेंगे जब द एंगल which the incident ray makes with normal axis, normal at a point of incident, at a point of इंसिडेंट, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे नॉर्मल से जो एंगल बनाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, इससे आपको मालूम है दी एंगल, सेम लाइन रिपीट कर लेते हैं, दी एंगल विच दी रिफ्लेक्टेड रे मेक विद नॉर्मल at a point of incident, point of incidence, यानी पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस से जो एंगल बनाएगा और नॉर्मल का, ये दोनों एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये लाइक यही इक्वेशन आपको याद रखना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को यूज करेंगे। चलिए हमें समझ में आ गया। अब हम आते हैं इसका डेविएशन की बात करें, डेविएट कितना करती है, तो अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं एंगल ऑफ डेविएशन की बात करें, तो व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन। चले एंगल ऑफ डेविएशन, यहाँ बात करते हैं सेकंड हेडिंग, डेविएशन क्या होती है। डेविएशन का मतलब हुआ कि विचलन, लाइट अपनी पाथ से कितना डेविएट है। जैसे देखें, when a ray light suffer reflection its path changed, ये सबको मालूम है ना कि when, ये लाइन लिख देता हूं, when a ray of light suffers रिफ्लेक्शन, अगर रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन शो करती है, तो इट्स पाथ क्या होगा, इट्स पाथ इज चेंज्ड। ये सबको मालूम है कि इसका पाथ क्या हो जाएगा, चेंज्ड हो जाएगा जब आप रिफ्लेक्शन शो करेगी। तो द एंगल बिटवीन, द एंगल, अब डेविएशन क्या हुआ, द एंगल बिटवीन its direction after reflection, the angle between its direction after reflection and direction before reflection is called the deviation। तो ये डेविएशन किसको बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन है क्या, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन, जैसे हम मान लेते हैं एक प्लेन है ना, एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, ये लाइन समझिए, जिसको हमने प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस मान लिया। अब इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, ऐसा समझिए, दिस वन द इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे ये है, कलर अलग दिखा दिया, ये रिफ्लेक्टेड रे।
इधर जा रही है, ये इंसिडेंट रे इधर आ रही है, नॉर्मल ये हो गया हमारा, ये नॉर्मल हो गया, इस पॉइंट को प्लेन ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, नॉर्मल हो गया। अब जरा देखिए बेटा, ये जो लाइन है इसको हमने बोल दिया, ये जो आपको दिख रहा है पिंक कलर, इसको बोलते हैं प्लेन, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोला करेंगे इसको ना। ये जो कलर दिख रहा है इसको बोलेंगे प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये हमें मालूम है नॉर्मल, दिस वन इज नोन इज द नॉर्मल, ये ऑलरेडी मालूम है आपको। ये आपका पता है रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे। ये जो रे आ रही है इसको अगर आगे डॉटेड लाइन से बढ़ा दी जाए, दिस इज आगे बढ़ाया जाए, ऐसे ऐसे आगे बढ़ाया जाए ऐसा, इसको क्या बोल देंगे, इंसिडेंट, इंसिडेंस है। तो ये जो एंगल है ना, ये एंगल तो आई हो गया, ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर जो होता है, ये दोनों बराबर होते हैं तो इसे भी आई लिख दिया हमने, क्योंकि आई इक्वल टू आर होता है, आई इक्वल टू आर होता है तो दोनों बराबर हो गया। ये जो एंगल है, ये वाला एंगल है, इसको मैं विद डिफरेंट कलर्स दिखाता हूँ। ये जो एंगल है, दिस एंगल, ये एंगल, इसको बोला जाता है डेल्टा, डेल्टा इज नोन दी डेविएशन। कुछ लोग डेविएशन बोलते हैं, या इसको लिख सकता हूं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ये हमें याद रखना है कि हाउ टू कैलकुलेट दी एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए देखिए यहाँ पर। तो डेल्टा इजकल टू कितना हो जाएगा, तो डेल्टा इजकल टू, ये टोटल सम 180 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस का 2i, यह है एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। यहाँ पर हम याद रखेंगे एंगल ऑफ डेविएशन निकालेंगे। यहाँ पर किस डायरेक्शन में है, तो एरो दिखा रहा है यहाँ पर, क्या है, यह है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इसको लिखा करेंगे। किस डायरेक्शन में है, तो एंटी क्लॉक वाइज लिख देंगे, एंटी क्लॉकवाइज है इसका डायरेक्शन। यहाँ समझ में आ गया, क्लियर, यहाँ तक समझ में आपको आ चुका है हम कैसे निकालेंगे इसको। अब हम लोग इसी टॉपिक को हम पढ़ते हैं कि डेविएशन हमारे पास आ गया, किस तरह से न्यूमेरिकल आएंगे, इस न्यूमेरिकल को हम कैलकुलेट कर लेंगे और देखेंगे अगले टॉपिक में। अब हम लोग पढ़ते हैं कि रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन अ वेक्टर फॉर्म, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म। चलिए अगला टॉपिक हमारे पास, और स्क्रीन को रोल कर लेते हैं। चलिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म। जैसे बेटा से यूनिट वेक्टर, से यूनिट वेक्टर along incident ray is equal to u cap, that is the unit vector. Unit vector along, similarly unit vector along normal is equal to n cap लिख दिया है, and unit vector and unit vector along reflected ray is equal to यहाँ पे r cap। तो बेटा यूनिट वेक्टर देन हम लिख सकते हैं, देन स्टेटमेंट याद रखना है आपको, देन आर रिफ्लेक्टेड वेक्टर इज इक्वल टू होता है यू यूनिट वेक्टर अलोंग द इंसिडेंट रे माइनस का 2 टाइम्स यू कैप डॉट एन कैप इनटू एन कैप, ये आप मल्टीप्लाई करें। ये जो इक्वेशन लिखा गया है, दिस वन इज दी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन अ वेक्टर फॉर्म। आर क्या है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर है,
यूनिट वेक्टर है आर कैप। आर कैप की बात करें, आर कैप लिख दो, आर कैप यूनिट वेक्टर। ए है यूनिट वेक्टर अलोंग द इंसिडेंट -2 u डॉट एन। ए है डॉट प्रोडक्ट, दिस वन इज नोन एज डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट आगे आपको 12th में पढ़ना होगा आपको। आई डॉट आई 1 होगा, जे डॉट जे 1 होता है, एंड के डॉट के की वैल्यू 1 होगी। आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0 एंड के डॉट आई की वैल्यू 0। आई का मतलब, आई डॉट का मतलब है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस वेक्टर में प्रेजेंट करेंगे। जे का मतलब हो गया अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, एंड के कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर अलोंग प्लस जेड एक्सिस। इसका मतलब होता है जो बच्चे 10th में है उनके लिए बस इतना याद रखना है कि अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वेक्टर फॉर्म पूछे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलिए इसको ग्राफिकली देखने की कोशिश करते हैं, ग्राफ में कैसे समझते हैं। ग्राफ से, ऐसे ग्राफ से मान लेता हूँ एक हमारे पास प्लेन सरफेस है ना, ये प्लेन सरफेस है, ड्रॉ कर लेते हैं, दिस वन इज दी प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस, एक लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है इस पे, a light is incident from this side, a light रिफ्लेक्ट हो गई इस मीडियम में, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये इसका नॉर्मल, ये इसका नॉर्मल हो गया। अगर मैं इसको वेक्टर में दिखाऊं ऐसे, तो यहाँ देखिए वेक्टर अगर दिखाता हूँ कैसे, मान ली रे ऐसे आ रही है। चलिए अब याद रखिए, ये एंगल, ये डायरेक्शन हुआ, इसको लिख दूंगा यूनिट कैप, यू कैप, ये लिखा हमने। ये जो वेक्टर जा रहा है इसको हमने लिख दिया आर वेक्टर, आर कैप रिफ्लेक्टेड वेक्टर। ये जो वेक्टर दिखा रहा है, ये वाला वेक्टर नॉर्मल, इसको बोल दिया हमने एन कैप। ये एंगल थीटा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ए भी एंगल थीटा होगा, एन कैप। तो अगर मैं ज्योमेट्री बनाऊं ना, ज्योमेट्री देखें अगर इस तरह से, यहाँ देखिए, यहाँ पर पैरेललोग्राम बनाता हूं, इसको कंसीडर करते हुए, तो इस पे आप चेक करेंगे कि आई डॉट, इसका प्रूफ दूंगा आई डॉट, तो आप आई डॉट इजकल टू हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस सरफेस से कि आर वेक्टर आर इजकल टू आई वेक्टर यू माइनस 2 टाइम्स यू इंटू एन इंटू एन कैप। यह है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन अ वेक्टर फॉर्म। चलिए यहाँ देखते हैं बेटा, आप कभी कभी डाउट मन में होता है ना कि दिस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर प्लेन सरफेस, तो आंसर है नो, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर अ कर्व्ड सरफेस। जैसे मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना ऐसे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एक नोट, इंपोर्टेंट नोट लिख लेते हैं, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रिमेन सेम, रिमेन द सेम फॉर अ कर्व्ड सरफेसेस, कर्व सरफेस। जैसे आप एग्जांपल देखते हैं, मान लें कि हमारे पास सरफेस ऐसा है, ये सरफेस कर्व हो गया, एक लाइट ऐसे इंसिडेंट होती है, अ लाइट इज कमिंग फ्रॉम अप स्पेस इस पॉइंट पे, एंड दे आर रिफ्लेक्टेड इन दिस डायरेक्शन। तो नॉर्मल क्या हो गया, नॉर्मल इस पे ऐसा हो गया, दिस वन इज द नॉर्मल, जो इस कर्व के सेंटर से पास कर, इसका नॉर्मल ही हो गया। तो अगेन ये एंगल आई हुआ, ये एंगल इंसिडेंट आई, एंगल रिफ्लेक्टेड आर हो गया। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंड इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये आपको समझ में आ चुका है कैसे हम लिखते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू दी प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन थ्रू दी प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में इमेजेस कैसे बनते हैं, राइट। चलिए हेडिंग डालते हैं, रिफ्लेक्शन थ्रू दी प्लेन मिरर। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं,
रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होगा और यहां से देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। अब प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन का क्या कहानी है, पहले दो चीज समझ लेते हैं कि प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन होता कैसे है, रिफ्लेक्शन बनेगा कैसे प्लेन सरफेस के लिए। अब जब देखिए प्लेन मिरर की बात करें तो ऐसे समझिए कि मान ले कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ना, एक ऑब्जेक्ट मैंने एक मिरर बना दिया, या हमने मिरर ड्रॉ कर दिया, दिस वन इज द मिरर, एक प्लेन मिरर मान लेता हूँ ऐसे ए प्लेन में एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है ना, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका इमेज हमें बनाना है। तो ये क्या होगी, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो रे इमेज कैसे बनेगा वो देखते हैं डॉटेड लाइन से, देखिए इसका इमेज एक रे ऐसे आ रही है, मान ले वन रे यहां से निकली, इस मिरर पे इंसिडेंट हो गई, मिरर पे इंसिडेंट होगी तो यहाँ नॉर्मल डालूंगा मैं, यहाँ पे नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया, ये चेक करने के लिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो रे यहाँ से क्या करेगी ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ देखिए जो इंसिडेंट रे आई है कैसे हो जाएगी सेम एंगल पे इधर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो गई। अब इस रे को पीछे ले जाते हैं, अब देखिए एक रे यहां से गई, अब इस रे को हम क्या करते हैं डॉटेड लाइन से पीछे ले आते हैं सेम रे को ऐसे, क्योंकि ये दिखाऊंगा क्यों ऐसा। चलिए ये पॉइंट यहाँ आ गया, ऐसा मान लिया यहाँ पॉइंट। अब एक रे दो रे इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट टू रे की रिक्वायरमेंट होती है, तो एक रे मान लेता हूँ कि रे एक ऐसे आती है, ये रे यहाँ पे इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट पे अगेन नॉर्मल डालना पड़ेगा, तो नॉर्मल डाल दिया ऐसे, ये हो गया इस पे नॉर्मल, इस पॉइंट पे नॉर्मल, इंसिडेंट पे एंगल रिफ्लेक्टेड, सेम एंगल पे रे ऐसे निकल जाएगी, ये रे आपस में ये दो रिफ्लेक्टेड होगी या दो इंसिडेंट रे, ये दो रिफ्लेक्टेड रे, जो दो रिफ्लेक्टेड रे है वो ये आपस में कभी मिल नहीं सकती है, क्योंकि ये क्या हो रही है वाइडर वाइडर होती जा रही है। मान लो ऑब्जर्वर यहाँ पे है, देखने वाला कहाँ पे है, यहाँ पे ऑब्जर्वर ऐसा मान लीजिए, देखने वाला यहाँ बैठा हुआ ऐसे, यहाँ देख रहा है, ये है ऑब्जर्वर, देखने वाला ऐसा बैठा हुआ है, ऐसे मान लीजिए कि यहाँ से देख रहा है। तो अब इस रे को हम पीछे ले आते हैं, जहां पे दोनों रे कट करती हैं वहीं पे इसका इमेज बनता हुआ दिखता है। चलिए एक कट कर गई यहाँ पे, तो ये इसका इमेज बन गया, ओ का इमेज बन गया, इस पॉइंट पे आई लिख दिया, आई ऑब्जेक्ट ओ है। तो ये जो ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट कैसा था, रियल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसा है रियल, इसका जो इमेज बना, इसका इमेज जो बनेगा ये आपका हो गया वर्चुअल इमेज, ये हो गया इमेज वर्चुअल, ये वर्चुअल इमेज यहाँ बन गया। अब देखिए ट्रेंगल, देखिए ये ट्रेंगल को ओ मान लिया, इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को हमने बी एज्यूम कर लिया, तो दो ट्रेंगल दिख रहा है आपको ना, एक एंगल थीटा हुआ, समझे थीटा एंगल, तो यहाँ पे भी एंगल थीटा होगा, ज्योमेट्री देखना ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। अब इस थीटा एंगल से हम देखें तो ट्रेंगल ए ओ बी, ट्रेंगल ए ओ बी जो है कैसा है, सिमिलर ट्रेंगल है, ट्रेंगल आई ए बी के, दोनों ट्रेंगल कैसा है सिमिलर, जब दोनों ट्रेंगल सिमिलर है एंड एंड ए बी इज कॉमन एंड ऑल एंगल आर इक्वल, एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, अगर सारे एंगल इक्वल है, सारे एंगल इक्वल हैं और ए बी कॉमन है, तो ट्रेंगल कैसा हो जाएगा सिमिलर, ट्रेंगल सिमिलर है, सो दैट वी कैन राइट कि ओ ए इज इक्वल टू आई इंटू ए, मतलब जितना दूर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सेम इमेज बनेगा उसी डिस्टेंस पे, यानी आपको समझ गया कि ओ ए इक्वल टू ई होता है, इमेज सेम होता है, और इमेज कैसा बनेगा। तो अब आते हैं नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज कैसा बनेगा, नेचर ऑफ इमेज,
किसमें? प्लेन मिरर में। तो आपको मालूम है कि नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा? इमेज हमेशा फॉर्म्ड होगा बिहाइंड द मिरर। पहला क्या होगा? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे होगा। सेकेंड पॉइंट आपके पास है कि हमेशा क्या होगा? इट इज इरेक्ट, इट इज इरेक्ट होगा, इरेक्ट इमेज बनेगा। और थर्ड पॉइंट होगा वर्चुअल एंड laterally inversion। लेटरली इन्वर्टेड मतलब अगर लेटर बी ऐसा रखा हुआ है, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि अगर लेटर बी ऐसा रखा हुआ है तो इसका इमेज बनेगा ऐसा, ऐसा उल्टा बनेगा। अगर प्लेन मिरर के सामने रखा जाएगा तो ऐसा इमेज बनेगा। तो इसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। ये आपकी प्लेन मिरर की कहानी हो गई। प्लेन मिरर। अब बेटा प्लेन मिरर की बात हो गई, प्लेन मिरर में हम लोग देखेंगे। अब प्लेन मिरर की अलावा हम लोग पढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर क्या होता है। जस्ट होल्ड। स्फेरिकल मिरर, चलिए हम लिखते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर्स। चलिए बेटा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बोल लेते हैं कि नंबर ऑफ इमेजेस। चलिए छोड़िए, इसको बाद में देखेंगे। नंबर ऑफ इमेजेस कितने फॉर्म होते हैं? स्फेरिकल मिरर लिखते हैं। स्फेरिकल मिरर है क्या? न्यूमेरिकल हम अगले क्लास में न्यूमेरिकल्स देखेंगे। अभी थ्योरी को कवर करते हैं, कवर अप करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर में क्या होगा? स्फेरिकल मिरर इज पार्ट ऑफ ए स्फीयर, ऐसे लिख लेते हैं। स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ ए स्फीयर if one of the surface is silvered, the other surface act like a reflecting surface. When convex face is silvered and the reflecting surface is concave, the mirror is called the concave mirror. यानी हम लोग लिख लेते हैं इस लाइन को, spherical mirror is a part of glass sphere, is a part of a glass, hollow glass sphere, part of sphere. If one of the surface is silvered, the other surface acts as the reflecting surface। मतलब ग्लास स्फीयर क्या है? जैसे मान लेता हूँ कि ये हमारे पास ग्लास स्फीयर है, जैसे समझिए डॉटेड लाइन से दिखाता हूँ कि ये हमारे पास क्या हो गया? एक होलो ग्लास स्फीयर हो गया। ऐसे मान लीजिए होलो ग्लास क्या है? स्फीयर। होलो ग्लास स्फीयर्स में मैंने क्या किया? इस पोर्शन को सिल्वर कर दिया। सिर्फ इतने पोर्शन को क्या कर दिया? सिल्वर। इसको ऐसे दिखा देते हैं डार्क से। देखिए इतने पोर्शन क्या कर दिया? सिल्वर कर दिया। ये जो सेक्शन दिख रहा है ये बन गया हमारे पास एक ऐसा सरफेस हो गया। दिस सरफेस इज सिल्वर्ड। अंदर का सरफेस है वो कैसा हो गया? ये अंदर का सरफेस वो क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, behave as a reflecting surface. तो inner surface behave as a reflecting surface and outer surface is a silvered. Then इस मिरर को हम क्या बोला करेंगे? इस मिरर को बोलेंगे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर। इसका नाम क्या डाल देंगे हम लोग? इसको डालेंगे that mirror is sorry this mirror is the concave mirror। कॉनकेव मिरर। अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाए कोई क्लास में क्लास हो गई है, वो क्लास न्यू वाले बच्चे तो इसे रिकॉर्डिंग कर डालने के लिए अलग से। ओके तो यह है कॉनकेव मिरर।
एक कॉनकेव मिरर है, ये है आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये सिल्वर हो गया। ऐसे ही एक और हम ग्लास लेते हैं, ग्लास स्फीयर मान लेता हूँ, दिस वन इज ग्लास स्फीयर। ऐसे मान लीजिए एक ग्लास हॉलो ग्लास स्फीयर है। हॉलो ग्लास स्फीयर का केवल हम लोग दिस पोर्शन, इतने पोर्शन को, ये वाला सेक्शन को क्या कर दिया हमने, कलर कर दिया। ये इस पोर्शन को हमने क्या कर दिया, सिल्वर कर दिया। इस पोर्शन को हमने सिल्वर कर दिया। कितने पोर्शन को, ये वाला पोर्शन। दिस पोर्शन इज सिल्वर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि इनर सरफेस कैसा हो गया, सिल्वर्ड हो गया। और जो आउटर है एक कैसा बिहेव करेगा, रिफ्लेक्टिंग टाइप से, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करेगा। तो ऐसे मिरर को नाम देंगे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। अब जरा देखिए कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर का कुछ कहानी। इसका कॉनकेव मिरर का सेंटर इधर लाई करेगा, कॉन्वेक्स का सेंटर राइट में लाई करेगा, कॉनकेव का सेंटर लेफ्ट में लाई करेगा। ये इसका पोल होता है। इस सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इसको पोल बोला करेंगे। अब बीच वाले पॉइंट को फोकस बोला करेंगे। सिमिलरली इसका भी पोल यहाँ हुआ करेगा P, इसका भी सेंटर यहाँ हुआ करेगा C, ये पॉइंट हो गया फोकस, दिस पॉइंट इज पोल। तो इसका फोकस किधर है, राइट साइड में। यानी इसका फोकस, फोकल लेंथ जो होगी, मतलब पोल और एफ के बीच की दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं, ये हमेशा पॉजिटिव हुआ करेगी। और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसका पॉजिटिव हुआ करेगा, क्योंकि राइट साइड में लाई कर रहा है। साइन कन्वेंशन हम जब सिखाएंगे तब समझा देंगे। इसमें क्या है, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव हमेशा हुआ करेगी, या रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसकी नेगेटिव हुआ करेगी, क्योंकि इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है। चलिए हम लोगों को समझ लिया। अब हम लोग क्या करना है, कुछ टर्म है जो टर्म को हमें सीखना होता है, टर्मिनोलॉजी है जिसको हमें सीखना है। वो कौन कौन सा टर्म है, चल देखते हैं। पहला टर्म आपके पास है कि कुछ टर्मिनोलॉजी, ऐसे लिख देता हूं, टर्म्स हैं जिसे हमें लर्न करना है। पहला पॉइंट, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोला जाएगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम डिफाइन करेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर व्हिच द मिरर इज अ पार्ट। मतलब उस स्फीयर का जो मिरर पार्ट है, उस पार्ट का जो सेंटर होगा, दैट सेंटर इज नोन द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम अपने प्यारे बच्चों के लिए ये लाइन लिख लेते हैं, तो आप याद रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर is the center of a sphere of which the mirror is a part। मिरर इज अ पार्ट, मतलब उस मिरर का, जैसे हम देखा ना, उस मिरर का पार्ट जो सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगला टर्म आता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इसको डिफाइन कर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, द रेडियस ऑफ स्फीयर व्हिच मिरर इज द पार्ट। यहाँ सेम लाइन है, रेडियस, सेम सेंटेंस लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस, क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का रेडियस है, ऑफ स्फीयर, किसका, उस स्फीयर का, स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। जो मिरर है उसका जो पार्ट होगा उसे रेडियस कर्वेचर बोला करते हैं। आइए अगला टर्म हम यूज करते हैं। अगला टर्म क्या है हमारे पास, पोल ऑफ द मिरर। पोल किसको बोलते हैं, छोटा छोटा डेफिनेशन याद रखना है। पोल ऑफ मिरर, पोल किसको डिफाइन करते हैं, तो पोल किसे बोला जाएगा, तो पोल क्या होता है, तो पोल और इज दी ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर। मतलब मिरर का जो पॉइंट होता है, मिडिल पॉइंट होता है, दैट इज द पोल। मतलब पोल क्या है, पोल
पोल इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर, या इसको बोलते हैं द मिडिल पॉइंट ऑफ द मिरर इज नोन एज द पोल। ऐसे बात लिख सकते हैं, मिडिल या सेंटर पोर्शन, मिडिल पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। मिरर इज नोन एज पोल, मतलब मिडिल पोर्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल ऑफ द मिरर। अब आती है प्रिंसिपल एक्सिस, बात होती है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आपको पूछा जाए कि कोई पूछता है कि व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस डिफाइन करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। अब प्रिंसिपल एक्सिस का डेफिनेशन हमारे पास क्या होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस द लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिल्कुल लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन passing through pole and center of curvature, इसको हम बोला करेंगे पोल। अब बात आती है नॉर्मल क्या है, लास्ट पॉइंट जो हम याद रखेंगे, व्हाट इज नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या है, द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज द नॉर्मल टू द गिवन मिरर, गिवन प्लेन सरफेस के नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या होती है, इस लाइन को भी लिख लेते हैं नॉर्मल, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट होगी, नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एनी लाइन ज्वाइनिंग द मिरर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इट इज फॉर्म अ नॉर्मल। एनी लाइन, कोई भी लाइन हो, एनी लाइन which is joining, any line joining the mirror to the center of curvature is a normal। ये हो गया नॉर्मल की बात करते हैं। अब चलिए इसी चीज को समझ लेते हैं ग्राफ में कि हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलेंगे या लाइन किसको बोलेंगे। इसको हम ग्राफ से, ग्राफ का मतलब डायग्राम बनाकर समझते हैं कि किसको क्या बोलते हैं। चलिए एक हम पहले कॉनकेव मिरर ड्रॉ करते हैं, राइट, इसी कॉनकेव मिरर मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ये है कॉनकेव मिरर। एक हमने पहले हॉलो ग्लास स्फीयर बना दिया, अब हॉलो ग्लास स्फीयर से एक सर्कल बना दिया। सर्कल में कुछ पोर्शन जो है, इतना पोर्शन, ये वाला पोर्शन को हमने क्या कर दिया, कलर कर दिया। सिर्फ इस कलर के इतने पोर्शन को हमने कलर कर दिया। आइए इसको कलर करते हैं, कलर मतलब सिल्वर कर दिया, इसको सिल्वर कर दिया। ये हमारा बन गया यहाँ पर। अब इस सिल्वर कर दिया तो ये इसका जो सेंटर है ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी बोलेंगे। ये जो पॉइंट होगा मिडिल वाला, इसे पी पोल बोला करेंगे। तो लाइन विच इज पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसे देखिए लाइन क्या है, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इससे पास वाली लाइन। ये जो लाइन ड्रॉ किया जा रहा है इस लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको, इसका नाम पड़ गया पोल, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस लाइन को हम बोला करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस बोला करेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो यहां से एक लाइन ड्रॉ करिए, ऐसे ये लाइन ले जाइए, ऐसे ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहे थे। ये जो लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करिए, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल लाइन। दिस नॉर्मल लाइन, इसको नॉर्मल एक्सिस बोलते हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो गया। पीसी जो पी इंटू सी को बोलेंगे, पीसी को बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर बोला जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो डेफिनेशन लिखा गया उसी को डायग्राम में दिखाया जा रहा है। अब इसका जो मिडिल पॉइंट होगा, मिडिल पॉइंट ऑफ पी एंड सी इज नोन एज द फोकस। तो एफ को बोला जाता है फोकस, एफ को बोला जाता है फोकस। ये बिल्कुल मिडिल में होता है, पी और सी के मिडिल में होगा, इसे फोकस बोला करेंगे। आइए पी से एफ की जो दूरी है इसको फोकल लेंथ बोली जाती है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ये दोनों में चलेगा, कॉनकेव में भी होगा, कॉन्वेक्स में भी ऐसा होगा। अगर कॉनकेव ड्रॉ करना है तो मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ। जैसे मान लो कि ये हमारे पास
शेप कैसा है, एक स्फेरिकल शेप ले लिया हमने, यह है हॉलो ग्लास स्फीयर। इसी को डिजाइन करके बनाया जाता है आपके पास स्फेरिकल मिरर। अब इसमें से इतना पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को हमने सिल्वर कर दिया। लीजिए मैं इसको सिल्वर कर देता हूँ इस कलर से, ये हमने सिल्वर कर दिया। सॉरी सॉरी हमें बाहर करना था, जस्ट वेट करिए, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूँ। चलिए आइए इसको सिल्वर कर देता हूँ ऐसे, चलिए इसको हमने सिल्वर कर दिया। अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है, इसका पोल यहाँ पे, पी यहाँ पे है, मतलब जो मिडिल पॉइंट है पोल हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ सी हो गया। तो एक अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू पी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज नोन एज क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये इसकी क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस इसको बोला करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल हो गया। इसका जो मिडिल पॉइंट होगा इसे फोकस बोला करेंगे। बी से सी के बीच की दूरी को यहाँ पे भी नॉर्मल ड्रॉ करना है तो नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, जैसे ये लाइन आई ऐसे, देखिए लाइन आ रही है ऐसे, ये लाइन आ रही है ऐसे, आगे ले जाइए ऐसे। अगर ये लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो इसको बोला करेंगे नॉर्मल, नॉर्मल बोल दिया। अब देखिए पोल आपको समझ में आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया, एफ को फोकस बोला करेंगे, ए भी आपको समझ में आ गया, इसको पोल बल बोलेंगे, ये भी समझ में आ चुका है। सी को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, ये भी आता है। पी से एफ की जो दूरी होती है इसे बोलेंगे फोकल लेंथ, ऑलरेडी लिखा हुआ है। पी से सी की जो दूरी होगी उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर आर बोला जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया। अब हम बनेंगे इमेजेस फॉर्म बाय दी स्फेरिकल मिरर, मतलब इमेज किस तरह से बनता है स्फेरिकल मिरर। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, इमेजेस फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर। इमेजेस इमेजेस फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर में सबसे पहले हम बात करते हैं किसके लिए, कॉनकेव मिरर की, फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। फिर हम लोग देखेंगे कॉन्वेक्स की, कॉनकेव मिरर से इमेज कैसे बनता है। तो इसमें केस है हमारे पास, पहला केस है कि अगर ऑब्जेक्ट को, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड, मान लेता हूँ कि ऐसे, मान लो कि मैं ऑब्जेक्ट को रखते हैं फोकस पे तो इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे रखेंगे तो फोकस इमेज बनेगा फोकस पे। तो उन दोनों पॉइंट को छोड़कर मैं बाकी 4 पॉइंट मेंशन करूं। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें हम लोग, ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं सेंटर ऑफ, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, मतलब सी और इन्फिनिटी के बीच में रखें तो इमेज कैसा बनेगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ बनाते हैं एक प्यारा सा कॉनकेव मिरर, क्या बनाते हैं, प्यारा सा कॉनकेव मिरर बनाते हैं। इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं डॉटेड लाइन से कि आसानी से ड्रॉ हो जाएगी, डॉटेड लाइन से प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया। एक ऑब्जेक्ट हमने रख दिया यहाँ पर, ऑब्जेक्ट से रे जाएंगे ऐसे, रे जो पैरेलल जाती है वो कहाँ से निकलती है रिफ्लेक्शन के बाद, हम सब लोगों को मालूम है, सारे बच्चों को मालूम है, जितने बच्चे पार्टी हैं सबको मालूम है कि रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करेंगी, तो मालूम है कहाँ से, फोकस से, फोकस से निकलेंगी। चलिए जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है वो सीधे निकल जाती है, तो एक रे ले आते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ऐसा मान लेता हूँ कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे कहीं है। चलिए छोटा सा दिख रहा है, यहाँ टकराई यहाँ पर, अरे अगर यहाँ आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे वापस चली जाएगी, जहां पे दोनों रे कट कर रही है वहां पर प्यारा सा छोटा सा इमेज बनता हुआ दिखेगा, जिसको ब्लू कलर से दिखाया जा रहा है। यानी ये पॉइंट तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पॉइंट फोकस है, तो इमेज जो बना इन दोनों के बीच में बना, तो नेचर क्या लिखेंगे, यानी नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, नेचर ऑफ इमेज में सबसे पहला पॉइंट कि इमेज बनता कहाँ पे है, तो इमेज फॉर्म होगा बिटवीन, इमेज विल बी फॉर्म्ड, कहाँ बनेगा, बिटवीन किसके बीच बनेगा,
सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड किसके बीच में, फोकस के बीच में बनेगा। तो आपको समझ में आ गया, इन दोनों के बीच में बनेगा। सेकेंड पॉइंट, कैसा इमेज बनेगा, तो दोनों लाइन रियल में कट कर रही है तो इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा, याद रखेंगे रियल इमेज बनेगा यहाँ पर। तीसरा पॉइंट, जितने भी रियल इमेज बनते हैं सारे के सारे इन्वर्टेड होते हैं, तो एक लाइन और मिल गया हमें, इन्वर्टेड इमेज। अब फोर्थ पॉइंट है कि छोटा बनता है साइज में, स्मॉल इन साइज, मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उससे आपको छोटा बनेगा, दैट इज द नेचर ऑफ इमेज। अब आते हैं सेकंड पॉइंट कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रख दें तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे किस केस में, कॉन्केव मिरर में, तो इमेज कहाँ बनेगा। आइए यहाँ पे रख देता हूँ सेकेंड केस इसका, कि इफ ऑब्जेक्ट ओ, ऑब्जेक्ट भाई साहब को ओ बोलेंगे, ओ इज एट सी पे, मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। देन व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, तो नेचर ऑफ इमेज के लिए फिर से ड्रॉ करते हैं हम लोग, एक कॉन्केव मिरर ड्रॉ करते हैं, ऐसा छोटा सा प्यारा सा कॉन्केव मिरर। इस पे कलर कर देते हैं क्योंकि इसका आईब्रो बनाना है मेरे को, कलर कर दिया, ए इसका फूल हो गया। एक लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से पास करते यहाँ जाएगी, फोकस से पास करते हुए जाएगी, तो चलिए हमने क्या किया, इन दोनों को टच करते हुए हमने ड्रॉ कर दिया एक प्यारी सी लाइन, जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोला करेंगे। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहीं पे सी पे, ए इसका एफ हो गया, ए इसका फुल हो गया। अब एक लाइन तो जाएगी पैरेलल, ऐसे जुम जुम करते हुए जाएगी, लेकिन निकलेगी कहाँ से, तो रिफ्लेक्शन कहता है कि जहां से निकलेगी उसी को हम फोकस बोलते हैं, तो ये निकल गई यहाँ से। अब एक रे अगर पोल पे इंसिडेंट कराऊं, वन रे इज इंसिडेंटिंग एट द पोल, थोड़ा सा देखना लाइट यहाँ इंसिडेंट करे तो रे ऐसे निकलेगी और निकल कर जाकर यहाँ कट करती है, जहां कट किया है वही इसका इमेज है। देखा गया तो इमेज यहाँ पर बना कटा हुआ, जस्ट इसके नीचे जहां ऑब्जेक्ट रखा था उसी के नीचे इमेज बना, और बिल्कुल बराबर साइज का बना, ऐसा इमेज बनता हुआ दिखाई देता है। यानी इसका नेचर कैसा हो जाएगा, यानी अगेन देखिए, नेचर ऑफ इमेज की बात किया जाए तो पहला पॉइंट यही बताएगा कि भैया बनेगा एट सी पे। पहला पॉइंट तो है कि एट सी पे बनेगा, मतलब सी पर रखा जाएगा ऑब्जेक्ट, और इमेज भी सी के ऊपर ही बनेगा, जहां ऑब्जेक्ट रखा जाएगा इमेज भी उसी पॉइंट पे बनेगा, सी पे बनेगा। सेकेंड पॉइंट इसमें ये कहता है कि रियल बनेगा क्योंकि दोनों लाइन कट कर रही है। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि रियल इमेज होता है तो कैसा होगा, इनवर्टेड होगा, ये भी आपको मालूम हो चुका है। और तीसरा लाइन जो, चौथा लाइन जो आपको नहीं मालूम है वो यह मालूम है, सेम इन साइज, मतलब साइज में तो बिल्कुल सेम इन साइज, साइज में तो बिल्कुल सेम बनेगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज, ऐसा बनता हुआ दिखेगा। नाव चलते हैं, तो अब ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखते हैं, कहाँ रखते हैं, बिटवीन सी एंड एफ, आइए रखते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट कि ऑब्जेक्ट एफ ओ मतलब ऑब्जेक्ट समझ आओ, ओ इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को रखना है कहाँ पे, बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में रखते हैं, तो इमेज कैसा बनेगा। चलिए ड्रॉ करते हैं, इसका इमेज ड्रॉ करते हैं, पहले डायग्राम और फिर देखते हैं कि इमेज कहाँ बनता हुआ दिखाई देता है। चलिए ये फिर से बनाया कॉनकेव मिरर, अगेन एक लाइन ड्रॉ किया। अब ज्यादा मैं एक्यूरेट लाइन ड्रॉ नहीं करता हूँ, बस रफली ड्रॉ करता हूँ। ये लाइन हो गई, जहां से निकला ये इसका पोल हो गया, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ये बड़ा हो गया क्योंकि सेंटर पर लिखाना है पी को। चलिए तो ये आपका हो गया पी, कहीं ये पॉइंट सी होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, ये ऑब्जेक्ट है, रे तो ऐसे गई यहाँ से, और रिफ्लेक्शन के बाद रे कहाँ से निकलेगी, फोकस से। चलिए रे जहां से निकल गई ये तो हो गई फोकस, एक रे गई सेंटर ऑफ पोल पे गई, अब पोल से निकलेगी तो रे ऐसे जाएगी ना, जान लीजिए इसको यहाँ तक, ओके, ये रे यहाँ गई, ऐसे बाहर
निकल जाती है, यहाँ पर कट, दो इमेज कट हो रही है, यानी इमेज यहाँ पर कट हो रही है, तो इसका इमेज कहीं यहाँ बनता हुआ आपको दिखाई देगा। ये आपका सी है और ये आपका एफ है, यानी आपको दिख गया कि सी और एफ के बीच में रखा जाएगा, तो इसका इमेज बनेगा बियॉन्ड दी सी, मतलब सी के कहाँ बनेगा, सी के बाहर इमेज बनता हुआ आपको दिखाई देगा, बाहर इमेज बनता हुआ दिखाई देगा, और इमेज कैसा बनेगा, रियल इमेज बनेगा। तो आइए नेचर ऑफ इमेज की बात करते हैं। अगेन नेचर ऑफ इमेज, द फर्स्ट पॉइंट तो दिख गया कि बियॉन्ड दी सी, मतलब सी से दूर बनेगा, सी से दूर मतलब सी से, इसका मतलब है सी के आगे, आगे सी से दूर का मतलब यहाँ है ना, सी से दूर का मतलब सी के आगे बनेगा। सेकेंड पॉइंट रियल बन रहा है। हमें मालूम हो चुका है कि जितनी भी रियल इमेज होती हैं वो सारे सारे कैसी होती हैं, इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड भी बन जाएगा। और जो चौथा पॉइंट है ये इंपोर्टेंट है, बड़ा बनेगा, मतलब लार्ज, लार्ज बनेगा साइज में थोड़ा सा ऑब्जेक्ट के कंपेयर में। आइए एक पॉइंट अगर फोकस पे रखूंगा तो इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे रखते हैं ऑब्जेक्ट तो इमेज बनता है फोकस पे, फोकस पे रखेंगे तो इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे। इसलिए इस डिस्कशन में हमने ना तो फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा है, ना हमने इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है। हमने वर्बली आपको बता दिया कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर देन इमेज is formed at infinity, and object is placed at focus then image is formed at if object is placed at infinity then image is formed at infinity, formed at focus। चलिए आते हैं लास्ट केस, अगर मैं F और P के बीच में रख दूं तो इमेज कैसा बनेगा, F और P के बीच में रखते हैं, यह है फोर्थ केस। F ऑब्जेक्ट is placed between P and F, ये इंटरेस्टिंग है, इसलिए आपको याद रखना है। अभी तक तीनों केस में आपने देखा कि इमेज कैसा बना, तो इमेज आपको वर्चुअल रियल बनते हुए दिख रहा था, वर्चुअल की कोई कहानी नहीं आ रही थी। अब इस केस में इमेज बनेगा वर्चुअल। अब बिहाइंड द मिरर बनेगा, साइज में बड़ा बनता है और इरेक्ट बनता है, मतलब सीधा बनेगा। ये इसका पोल वाला पॉइंट हो गया, पोल पॉइंट हो गया। यहां से अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करूं जो सी और पी को पास करते हुए बाहर निकल जाए, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट तो यहाँ रख दिया, ये हमारा फोकस हो गया, ऐसा मान लिया हमने, ऐसा यहाँ पर सी मान लिया। ये पोल है, रे गई ऐसे टकराने के बाद ऐसे निकल गई, कहाँ से निकल जाएगी, ऐसे फोकस से निकल गई। चलिए एक रे गई यहाँ से, पोल पे ले लेता हूँ, सॉरी इसको डिलीट करने दीजिए मेरे को। चलिए ऐसा मान लेता हूँ कि यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, एक रे ऐसे आई आकर ऐसे बाहर निकल गई। आपने देखा कि दोनों रो आपस में तो मिलेंगे नहीं, तो इसको हम ले जाते हैं पीछे की तरफ, ऐसे डॉटेड लाइन ले जाकर इसको भी ले जाते हैं पीछे, तो इमेज कहीं इधर बनता हुआ दिखाई देता है, ये इसका इमेज हो गया। इमेज बड़ा सा इमेज दिखता है। ऐसे ही इसको हम लोग सेविंग जो सैलून होता है जिसमें सेविंग कराने जाते हैं, हेयर कट कराने जाते हैं, उसमें इसी पोजीशन को यूज किया जाता है कॉनकेव मिरर में। अब देखिए ये कहाँ बना है, नेचर ऑफ इमेज की बात करूं, नेचर ऑफ इमेज की बात की जाए तो पहला पॉइंट क्या आपको मिलेगा कि बनेगा बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, पहले सबसे पहली बात तो ये होगी मिरर के पीछे बनेगा। अब मिरर के पीछे बनेगा तो भैया वर्चुअल तो बनना है, वर्चुअल इमेज बनेगा। अब वर्चुअल इमेज जितनी होंगी वो होंगी इरेक्ट यानी सीधी बन रही होंगी, और साइज में लार्जर इन साइज, लार्जर इन साइज, ये आपका हो गया कॉनकेव की कहानी। अब एक आता है कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसा बनता है, तो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज बनने के बाद हम साइन कन्वेंशन की तरफ फोकस करेंगे। साइन कन्वेंशन क्या होता है, चलिए आज रिफ्लेक्शन को फिनिश करने की कोशिश करते हैं, रिफ्लेक्शन पूरा खत्म हो जाए देन रिफ्लेक्शन अलग से वीडियो में बनाएंगे। चलिए आते हैं हम यहाँ पर, इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर, इमेजेस
फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर, इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे बनेगा इसका जिक्र करते हैं। आपको मालूम है ना, नहीं मालूम है तो आप इसको क्लियरली याद रखें कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर, कहीं भी रखिए, एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रखिए, इमेज बनता है एक ही जगह। इमेज आपको एक जगह ही बनता हुआ दिखेगा, मतलब एक पोजीशन ही मिलता है आपको। वो पोजीशन क्या होता है हम लोग देखते हैं यहाँ पर। चलिए हम लोग बनाते हैं जस्ट वेट, चलिए आते हैं देखते हैं। ऐसा ये मेरा मिरर हो गया, कौन सा, अंदर के सरफेस को हमने सिल्वर कर दिया है, बन गया कॉन्वेक्स मिरर। इसका पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ होगा सी, तो इससे पास होने वाली लाइन को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। A line which is passing from the pole to the center of curvature is known as the principal axis। आपको डेफिनेशन लिखवा चुका हूँ, दैट इज सी। अब बीच में होगा एफ पॉइंट, होगा कहीं एफ, यहाँ पर होगा एफ पॉइंट फोकस। चलिए री ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दीजिए, कहीं आपकी मर्जी, जहां दिल करे वहां रखे ऑब्जेक्ट। एक रे ऐसे आएगी, रिफ्लेक्शन के बाद ये डाइवर्स होती है ना, तो रे ऐसे निकल जाएगी, ऐसे निकल जाएगी इधर। सामने वाले में एक रे आई यहाँ पर पोल पे, अब पोल पे आई तो रे ऐसे निकल गई। ये दो रिफ्लेक्टेड रे कभी भी आपस में मिलने वाली है नहीं, तो इनको मिलाया जाता है पीछे। देखिए इसको लाता हूँ, ये कहाँ से पास करती हुई दिखेंगी, फोकस से ऐसा, इसको ले गया ऊपर ऐसे, जहां पे दोनों कट कर रही है ये इसका इमेज बना यहाँ पर। चलिए मैं अलग कलर से इमेज दिखाता हूँ, ये ग्रीन कलर से इमेज दिखा दिया। ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है ये इमेज बनता हुआ दिख रहा है, ऐसा इमेज बनेगा यहाँ पर। यानी इस इमेज का इसमें नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज जो होगा वो सबसे पहले तो दिख गया भैया, होगा तो वर्चुअल, क्योंकि डॉटेड लाइन मिल रही है, तो इमेज बनेगा बिटवीन, ये भी बिहाइंड द मिरर बन रहा है, बिटवीन पोल एंड फोकस। पहली बात तो ये है, किधर, बिहाइंड, यहाँ ब्रैकेट में लिखता हूँ, बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर, बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर। सेकेंड पॉइंट है कि वर्चुअल इमेज बनेगा। थर्ड पॉइंट है कि वर्चुअल है तो इरेक्ट भी बनेगा। लेकिन इंपोर्टेंट ये है कि अभी इसमें भी वही केस था, लेकिन इसमें लार्ज बना था, यहाँ छोटा है, यहाँ बनेगा स्मॉल इन साइज। इसी वजह से इस मिरर को यूज कहाँ करते हैं, बोलते हैं साइड व्यू मिरर। साइड व्यू मिरर की तरह इसका यूज होता है। साइड व्यू मिरर का मतलब जितने भी ऑटोमोबाइल्स होती हैं, मतलब कार में, बस की बात करें, बाइक की बात करते हैं, जो इनके साइड में मिरर लगे होते हैं, जिससे हम इमेज देखते हैं कौन सा ऑब्जेक्ट आ रहा है, कौन सी गाड़ियां आ रही है रोड पे, ये इसी कंसेप्ट को, इसी मिरर को यूज करते हैं टू सी द इमेजेस। चलिए यहाँ तक हम सब लोगों को समझ में आ चुका है इमेज कैसे बनता है। अब बात आती है साइन कन्वेंशन। मिरर में साइन कन्वेंशन को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, साइन कन्वेंशन, मतलब किसको पॉजिटिव लेंगे किसको नेगेटिव, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के लिए एक बात आप क्लियर याद रखें, जैसे मान लेता हूं कि एक ही मिरर है, ऐसा मिरर मान लेता हूं, कोई भी मिरर हो आपके पास, कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, प्लेन मिरर हो, सबके लिए दिस मान लिया मिरर मान लिया। यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको पोल बोल दिया, दिस इज द पोल। और यहाँ से जो लाइन पास करेगी इसको हमने बोल दिया प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कॉनकेव होगा, कॉन्वेक्स होगा, तो आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर मालूम होगा। चलिए इसको मान लिया हमने प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस इसको एज्यूम कर लिया गया। अब देखिए मान ले कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ ना, कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो ऑब्जेक्ट से रे जाएंगे। मान ले ऑब्जेक्ट से रे आ रही है, ऐसे ऐसे रे आ, कहाँ से, ऑब्जेक्ट से, ऐसे रे आई ऑब्जेक्ट से, तो इधर जो डिस्टेंस होगा, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ समझते हैं
कि इधर जो होगा ये आपका मिरर या लेंस, सबके लिखता हूँ, मिरर भी हो या लेंस हो, उसमें भी काम चलेगा, लेंस में भी। मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऐसा ऐसा ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से इमेज आया। इस ऑब्जेक्ट को हाइट को h नॉट डिनोट करेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ से रे आ रही है इंसिडेंट रे, ये है इंसिडेंट रे। तो जितनी भी डिस्टेंस होंगी, ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव। चलिए इंसिडेंट रे से होगी, अगर इधर है तो इसके डायरेक्शन में जो इमेज होंगी ये सारे के सारे कैसी होंगी, पॉजिटिव। मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो होंगी पॉजिटिव होंगी। यानी प्रिंसिपल एक्सिस हो या जो भी हो, एक रे रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई, ऐसे समझे, ऐसे गए। मतलब इधर के डिस्टेंस अगर मेजर करें, इधर इंसिडेंट रे के अपोजिट, ये क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जितनी भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पॉजिटिव। ये क्या है, ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे, ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे, इसके डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो सारा का सारा क्या एज्यूम करेंगे, नेगेटिव। ये होगा नेगेटिव एज्यूम करेंगे। तो साइन कन्वेंशन में क्या याद रखेंगे, उस बात को मैं एक पॉइंट में यहाँ मेंशन करता हूँ, पहला पॉइंट मेंशन करता हूँ कि सबसे पहले तो ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द पोल। क्या करेंगे, ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड कहां से, फ्रॉम पोल, मिरर के पोल से मेजर करेंगे सारी डिस्टेंसेज। सेकेंड पॉइंट है कि डिस्टेंस मेजर इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, हिंदी लिखता हूं याद करना आसान होगा, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में क्या लेंगे, पॉजिटिव। सारी डिस्टेंस को पॉजिटिव लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा, याद रखना, लिया जाएगा। इंसिडेंट रे की अपोजिट जो होंगी उसे नेगेटिव, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन जो होगा, अपोजिट डायरेक्शन को क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव लेके चलेंगे। अपवर्ड हाइट को पॉजिटिव लिया जाएगा, नेगेटिव। अपवर्ड हाइट को मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर हुआ तो अपवर्ड, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे हुआ तो डाउनवर्ड को नेगेटिव। मतलब ऐसे वालों को नेगेटिव, ऊपर वाले को पॉजिटिव लेके चला जाता है, किसी भी साइड में हो। मतलब अपवर्ड डायरेक्शन को, अपवर्ड डायरेक्शन को क्या लेके चलेंगे, क्लियर हो गया आपको, पॉजिटिव। और डाउनवर्ड डायरेक्शन को, डायरेक्शन को, वीडियो लंबी हो रही है, डायरेक्शन को नेगेटिव लेके चलेंगे, इतना याद रखें। साइन कन्वेंशन समझ में आ गया, इमेज कहाँ पर बनेगा ये समझ में आ गया हमारे पास। अब हम आते हैं कि लेंस फॉर्मूला क्या है, लेंस फॉर्मूला की बात, मिरर फॉर्मूला की बात करते हैं और मैग्निफिकेशन पे। इसके बाद न्यूमेरिकल की क्लास कल के वीडियो रखेंगे, मतलब न्यूमेरिकल कल रखेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। आते हैं, पहले लिखते हैं मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, कौन सा मिरर फॉर्मूला, स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला हो गया बस क्लास। स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इजिकल टू 1/f। मैं सेंटेंस नहीं लिख लेता हूँ, सेंटेंस आप याद रखना कि इट इज अ रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, u इजिकल टू 2/r। हमें मालूम है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है 2 टाइम्स फोकल लेंथ के बराबर होता है। मतलब r इजिकल टू क्या होता है, 2 टाइम्स f होता है, इसलिए हमने इसको बोल दिया। अब वेयर क्या है, वेयर v को क्या बोलेंगे, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। u जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल से लिया जाएगा। और f और r आपको मालूम है, f क्या है, फोकल लेंथ,
ऑफ मिरर, गिवन मिरर स्फेरिकल हो या आपके पास कॉनकेव या कॉन्वेक्स हो, ये तो आपको समझ आ गया। ये इसको रखेंगे पुट करेंगे, पुट द वैल्यू विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन। याद रखना प्रॉपर साइन कन्वेंशन, मतलब जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो प्लस माइनस का भी ध्यान रखेंगे। यू हमेशा नेगेटिव आप रखोगे कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट में दिया रहेगा, यू की वैल्यू नेगेटिव रखना है। फोकल लेंथ अगर कॉन्वेक्स है तो नेगेटिव रखेंगे, कॉनकेव होगा तो सॉरी पॉजिटिव लेंगे, या कॉनकेव होगा तो नेगेटिव लेंगे। बाकी जो अननोन होगा उसे हम कैलकुलेट करेंगे। चलिए समझ में आ गया मिरर फॉर्मूला। अब आते हैं लिनियर मैग्निफिकेशन, लास्ट टॉपिक, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। आपको रिफ्लेक्शन पूरा पढ़ा दिया आपने। आते हैं मैग्निफिकेशन क्या होता है। लिनियर मैग्निफिकेशन, लिनियर मैग्निफिकेशन, लिनियर मैग्निफिकेशन को डिफाइन करने का है, रेशियो होता है इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट की रेशियो को बोलते हैं। मतलब इसे डिनोट तो एम से करेंगे, क्या होगा, रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट के रेशियो को बराबर होता है। इमेज हाइट ऑब्जेक्ट हाइट के रेशियो को बराबर होता है। यानी इसको ऐसा लिख सकते हैं कि m इक्वल टू डिनोट m से करते हैं hi डिवाइडेड बाई h नॉट, मतलब hi को इमेज हाइट और h नॉट को ऑब्जेक्ट हाइट, इन दोनों के रेशियो के बराबर होता है। इसी को हम लिखते हैं और m इक्वल टू इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इस रेशियो को भी बोला जाएगा, लेकिन विद नेगेटिव साइन। यहाँ पर विद नेगेटिव साइन, एक प्लस एक माइनस हुआ करेगा। इस फॉर्मूले क्या रखना है, अगर m की वैल्यू नेगेटिव आ रहा है मिरर में, तो इमेज बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड साइन में। एंड m का मैग्नीट्यूड जो है ग्रेटर देन 1 है तो बिगर साइज लार्ज बनेगा। मैग्नीट्यूड अगर m का मॉडुलस बोलते हैं, मतलब नेगेटिव हटाकर 1 के बराबर है तो सेम साइज, ये बताएगा कि सेम साइज का है। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ m लेस देन 1 है तो स्मॉलर इन साइज। चलिए थैंक यू सो मच इसके लिए ज्वाइन करने के लिए। हम लोग बेटा पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में क्या पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे। आप न्यूमेरिकल कराएंगे, रिफ्लेक्शन फिनिश हो गया। थैंक यू सो मच।